वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सऊदी अरब का जो 3 रोज़ा दौरा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का, इस दौरे को एक नए दौर के आगाज़ के तौर पे देखा जा रहा है। और पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात थे, एक इस्लामी मुल्क होने के नाते, एक बरादरान इस्लामी बरादर होने के नाते जो ताल्लुकात थे, उसमें हम देख रहे थे कि एक आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो है वो ख़राब होती जा रही थी। अब चूँकि दोबारा से जो हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स और ख़ास तौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा था, उसने चीज़ों को जोड़ दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल रहा ये दौरा, और नए सफ़र का, नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इस पे बात करेंगे। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने हमें जॉइन किया है। आप सीनियर तज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं और ख़ास तौर पे आलमी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं इस दौरे को? चूँकि आप लिखते भी हैं, आप आलमी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको अटेंड भी करते हैं। क्या समझ रहे हैं इस दौरे से? वाकई में पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात में एक सर्द महरी आ गई थी, वो अब ख़त्म हो गई? शुक्रिया ज़फ़ीर, आपके इतने अच्छे अल्फाज के लिए। तो दौरे पे अगर आप आते हैं तो मैं ये समझता हूँ, आपको याद होगा कि एक दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2019 में किया था, जी। आपको याद होगा। तो अब ये तकरीबन 2 साल के बाद दौरा हुआ, और इस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो थे वो बड़े लो एब के ऊपर चले गए थे, यानी बहुत सरमारी का शिकार थे। आपको याद होगा उन्होंने जो कर्जे हमें दिए थे $3 अरब वो भी मांग के, लिए थे। वो भी उन्होंने वापस ले लिए थे। असल में सॉरी, जिस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए उससे शायद हमारी आंखें फिरी हुई हैं। ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। इसीलिए आपने देखा कि पहले आर्मी के सरबराह जनरल कमर बाजवा साहब वहाँ पे गए थे, और उन्होंने बड़ी तफसील से मुलाकात की। कुछ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई अमूर, खारजा अमूर और बाहमी मामलात के ऊपर भी सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की बात हुई। और उसके बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे वज़ीर ख़ारजा अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ गए। देखिए, अगर आप सूरत हाल देखें तो इस वक्त सऊदी अरेबिया जो है वो फोकल पॉइंट बना हुआ है मशरिक़ वस्ता में चेंज का। सूरत हाल क्या पैदा हुई है? सूरत हाल दो तरीके से पैदा हुई है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने, के जो सदर जो बाइडन आए, उन्होंने बिल्कुल सऊदी अरेबिया को से ताल्लुकात जो हैं उसमें इंतहाई निचली सतह के ऊपर ले गए। वजह उनकी है, उनका कहना यह था कि हमारा महवर जो है, वो मेरा फोकस जो है, हमारा मरकज़ जो है, अब वहाँ से हट के हम जो है वो जनूब मशरक़ी एशिया की तरफ जा रहा है, जिसे वो इंडो चाइना कहते हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक क्वाड फोरम भी बनाया है, जिसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, जिसका मकसद जो है वो चाइना से मुकाबला करना। मैंने ज़रा सा आपसे मुख्तसर टाइम ले रहा हूँ। अच्छा, अगली बात यह है कि चूँकि अमेरिका वहाँ से जा रहा है, उन्होंने सऊदी अरेबिया को खासा जिसे कहते हैं ना, गुज़िश्ता 3-4 माह के अंदर शुरू से ही बड़ा दबाव के अंदर रखा है। आपको याद होगा एक जी। CIA की रिपोर्ट थी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, वो उन्होंने लीक कर दी, जिसके ऊपर उन्हें सऊदी अरेबिया को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्होंने इसे बहुत नापसंद किया। तो आप ये कह लीजिए कि अब सऊदी अरेबिया ने काउंटर स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरपरस्ती लॉन्च की हुई है। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या हुई है। शायद हमारी नज़र से बिल्कुल नहीं गुजरी, और ना हम पाकिस्तान के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है बिल्कुल। वो ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी, ये बिल्कुल। आपने पढ़ लिया, और ये अभी एक दिन से नहीं हो रहा है, दिसंबर से लेकर और आज तक हो रहे हैं। और ये कहाँ हो रहे हैं? इराक़ के अंदर हो रहे हैं। और वहाँ इराक़ के जो वज़ीर आज़म हैं मुस्तफ़ा काज़मी, वो उन्होंने इसके अंदर बड़ा पिवटल और सेंट्रल रोल प्ले किया है। उसके बाद जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो फ़ौरी तौर पे तो दोनों तरफ से एतराफ़ नहीं किया गया, लेकिन बाद में फिर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू अरेबिया टेलीविज़न के ऊपर आया, जिसमें उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल की, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ आपको, कि हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, ईरान खुशहाली की तरफ जाए, और ईरान जो है इस इलाके के अंदर अपना किरदार अदा करे। ठीक। ये वो बिल्कुल मुखालिफ चीज़ है जो गुज़िश्ता कितने अरसे से, 20 साल बहुत से वो बड़ा, यानी आप इसे कहिए बिल्कुल सही इनकलाबी कह रहे बात है। हैं मिर्ज़ा साहब। ये वो चूँकि सऊदीया और ईरान आपस में इनकी एक बड़ी पुरानी चपकलिश है और वो रही है, और पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, जिस तरफ आपने इशारा भी किया। इसमें मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर अच्छा, हम मैं बाकी इसका पैनलिस्ट की तरफ भी जाऊँगा।
बिल्कुल जी। आप ये समझते हैं सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात के दरमियान पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊंगा, हो सकता है शायद ये कुछ अच्छा ना लगे आपको भी और नाज़रीन को भी। पाकिस्तान और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान किसी किस्म की कोई सालिसी नहीं प्ले कर सकता। पहले तो कई मरतबा कोशिश की गई है, नवाज शरीफ के ज़माने में भी कोशिश की गई है, उसके बाद इस पे इमरान खान प्राइम ने भी मिनिस्टर साहब की कोशिश की। स्टेटमेंट आई थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने ज़रूर बातचीत की होगी इस सिलसिले में, और हमारी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, हमारी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ये ठीक है। जो सऊदी कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ईरान के साथ, वो ख़त्म हो जाए। वो तकरीबन, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अपने लास्ट स्टेज के ऊपर है। ठीक है। और इसके अंदर इराक ने अपना पिवटल रोल प्ले कर दिया है। इसमें चाइना का भी रोल है। आपने देखा होगा $400 बिलियन का उन्होंने ईरान के ऊपर वो पैसा भी खर्च किया। ये आपको याद बिल्कुल है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। 25-30 साल मिर्ज़ा उन्होंने साहब मुआहदा भी आप किया। लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब। हम उनकी ओपिनियन भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कैप्टन साहब, हमने गुफ्तगू सुनी, मिर्ज़ा साहब चूँकि बहुत सीनियर भी हैं, वो जग में इंटरनेशनल पेज को लीड भी करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चूँकि पूरे खित्ते में ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता की जब हम बात करते हैं, और ईरान के हवाले से जो उन्होंने इशारा जिस तरफ किया, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम सालिसी के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी वो पोजीशन नहीं है शायद कि हम इन दो बड़े ममालिक के दरमियान इस तरह का कोई किरदार अदा कर सकें। लेकिन ये दोनों मुल्क अगर आगे बढ़ते हैं और खित्ते में इसी तरह चीज़ें, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो चीन वाला ब्लॉक बनने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की अहमियत या पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? जी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट और हमारे खत्ते में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इसके पीछे जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है चाइना का। जब उनका चाइना का सी पैक प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, और उसकी फिर एक्सटेंशन जो वन बेल्ट वन रोड जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक तय की और अफगानिस्तान सबको शामिल करा, तो एक बड़ा कलीदी किरदार है बिहाइंड द सीन रहते हुए चाइना का, कि वो मिडल ईस्ट को रीशेप कर रहा है। और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये इस्लामी ममलिकतें जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक ब्लॉक के तौर पर काम कर सकें। जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है, मेरे ख्याल मिर्ज़ा साहब को ये याद दिला दें कि अभी रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी पहले सऊदी अरेबिया गए, फिर ईरान भी गए, और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें एक काफ़ी अंसर है पाकिस्तान की पुरानी जो एफर्ट थी, जो पहले सामने नहीं आई या उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। अब ये चूँकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं और चाइना का जो सी पैक प्रोग्राम है, उसमें ईरान को भी शामिल किया, जो उसको इतने पैसे दिए गए सारा। तो ये एक चीज़ तब्दीली आ रही, जिसमें ये दोनों रिलेशनशिप जो है साझेदारी। और एक उसकी बड़ी वजह यह भी कि सऊदी अरेबिया हैज़ बीन डिच्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी जो अब दे ऑल ऑफ अ सडन फाउंड की जो जिस पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, अब हम किधर जाएंगे। और वो जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर इस खत्ते की जो अगर कोई सही मानों में हिफाजत कर सकता है तो पाकिस्तान ही। पाकिस्तान की बड़ी वो जो जगहें हैं उनकी बड़ी अहमियत है, तो हम उसके लिए तो हर चीज़ करने को तैयार हैं। तो इसलिए हमारी तरफ दोबारा रुजू हुए। और अब जो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब जो ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ हमने आएंगे, और मुस्लिम वर्ल्ड को का जो नया जो ब्लॉक बन रहा है, जिसमें टर्की भी शामिल है और कतर को भी उन्होंने शामिल किया, तो वो उसमें ये एक बड़ा कलीदी किरदार है पाकिस्तान का, जो कि इस चीज़ को आगे लेके चलेगा। सही। बैरिस्टर साहब, आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पे जब हम ईरान की बात कर रहे हैं, और मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि ख्वाहिश तो हमारी है कि हम किसी तरह इस ट्राइका में शामिल हो सकें, चूँकि सऊदीया और ईरान बराह रास्त इस पर बात कर रहे हैं और पिछले कई अरसे से कर रहे थे। वो अब जो है वो माहौल अच्छा होता जा रहा है। मशरिक़ वस्ता चूँकि जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, इस्लामी रियासतें हैं ज़्यादा, फिर जिस तरह हम अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, सऊदीया की भी बात करें, तो इसके साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है, जैसे हम प्रोग्राम में पहले भी बात कर रहे थे। इस पूरे खित्ते का, चूँकि पाकिस्तान अभी अगर हम देखें तो माली तौर पे बहुत नीचे है, इक़्तिसादी तौर पे अगर हम स्ट्रॉन्ग होते तो शायद हमारा जो जिस तरह हम अर्ली 70s में होते थे, सऊदीया के साथ खड़े थे, दुबई के साथ खड़े थे, और ये पाकिस्तान की उस तरह इज़्ज़त भी करते थे, शायद हमारा वो स्टेटस होता। लेकिन हम चूँकि आजकल मफादात की जंग है, तो उस लिहाज से पीछे। आप समझते हैं कि ये पूरा मशरिक़ वस्ता में ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, इसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 में होगा?
सर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ, क्योंकि उसकी एक वजह है कि देखें जो पाकिस्तान का जो खिता है ना, उसको ग्रेटर मिडल ईस्ट भी कहा जाता है, यानी उसको एक ग्रेटर मिडल ईस्ट का पार्ट भी समझा जाता है। जहाँ तक बात है कि ट्रोइका की आपने बात की, तो देखें सऊदी और ईरान के बीच में जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की जाहिर है वो एक कुव्वत नहीं है कि वो आर्म ट्विस्ट करके दोनों को बिठाए कि बच्चों की तरह बैठ जाओ मेरी बात सुनो, लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल तो खिते में प्ले करना है, बिल्कुल कर भी रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से देखे ना ईरान की न्यूक्लियर डील सामने आ रही है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सोच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ऐसे ही वो भी एक फैक्टर है। तो जब पाकिस्तान की भी बड़ी एक सर्विस रही है इस रीजन में पीस लाने के लिए, हमने बार बार ईरान और सऊदी अरब को साथ बिठाने की कोशिश की, और मेरा ख्याल है कि शायद अब वो फ्रूट लेकर आ रही है। सही सर देखें, ये जो सारी बात है इसको इस डायमेंशन में भी समझना पड़ेगा कि यमन के अंदर जो वॉर है उससे अब दुनिया एग्री नहीं करती। ठीक जो वली अहद साहब का एक था कि मैं शायद तबाह करके यमन को और एक नई रजीम वहाँ पे बिठा दूंगा, वो तो फेल हो गया। उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है उससे पूरी दुनिया परेशान है। वहाँ पे हर 10वां बच्चा जो है वो भूख से मर रहा है इस वक्त। सही। अच्छा, इसी तरह अब सऊदी अरब से देखें ना, हम तो वहाँ पे जो 1 साल से बात नहीं हुई वो हुई थी कश्मीर के ऊपर। हमें ये जो 370 और 35A की रेवोकेशन है ये हमें कबूल नहीं है। आज की रिपोर्ट ये है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ इंडिया उनको डोमिसाइल्स दिए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो हमने तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच अभी हमने आगे खेलनी है, और ये जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की तरफ रीअप्रोचमेंट की है, जाहिर है उनकी भी सिक्योरिटी की हम नीड है, हमारी भी नीड है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मूव है। एक सर सिर्फ अगर मैं आपकी इजाज़त से बात करूं कि देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन आप इस बात को भी समझें कि हम वो वाहिद डेमोक्रेसी हैं जो सक्सेसफुल है इस वक्त इस्लामिक दुनिया के अंदर। आप जो मर्जी कहें, एटमी पावर है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हमारा एक जुडिशल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि बादशाह का बेटा आके कहता है कि अब मैं करूँगा। हम हुर्रियत पसंद लोग हैं। हमने सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, हमने फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई है, हमने रोहिंग्या के लिए भी पाकिस्तान उठाई है। जितनी मॉरल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी मॉरल पाकिस्तान की है, शायद किसी और मुल्क की हो, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट सर, बिल्कुल प्राउड ऑफ इट, फख्र होना चाहिए। ऐसे ही है मिर्ज़ा साहब, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई, और वो जो एलामिया जारी हुआ 3 रोज़ा दौरे का पाकिस्तान और सऊदी अरब का, जो ये वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था, पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो मिलकर इंतहा पसंदी के ख़ात्मे और इबलाग एतदाल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हम मिलकर काम करेंगे। ये वो चीज़ें थी जो बारहा हमने आपके साथ मिलकर वर्कशॉप्स भी की, सेमिनार्स भी किए हैं, और ज़रूरी था ये चीज़ें होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इसकी वजह से भी काफ़ी गैप आएगा, चीज़ें जो गैप था वो ख़त्म होगा और चीज़ें बेहतर होंगी? मैं समझता हूँ ये तो एक नॉर्मल सी सूरत हाल है कि OIC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान ने कहा है कि OIC के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा फाज किरदार अदा करना चाहिए। इसमें कोई सऊदी अरेबिया को एक्सक्लूसिवली उन्होंने नहीं कहा। और आपने देखा होगा कि अभी जो फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के ऊपर फायरिंग हुई है, तो इसके अंदर तमाम ही जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने सलामती कौंसिल से कहा है कि फौरी इजलास बुलाया जाए। तो ये तो एक रनिंग फैक्टर है। लेकिन मैंने जिस तरफ आपके इशारा किया था वो ये था कि ये एक्चुअली सऊदी अरेबिया की एक काउंटर स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर पाकिस्तान को भी उन्होंने बुलाया, दावत दी है कि आप भी इसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। और मैं इसमें बता दूँ आपको, एक हमारे लिए ये बात नाखुशगवार है, लेकिन ये बातें हमारे को पता होना चाहिए ताकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी मरतब करते वक्त बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर चलें, खामखा जज्बात के अंदर ना आ जाएँ। पहले भी हम इस तरह की जज्बाती बातें करते रहे जिससे हमारे ताल्लुकात अच्छे होने के बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दूसरा उन्होंने जो इसके अंदर पॉइंट किया, ईरान के साथ उन्होंने ताल्लुकात अच्छे किए हैं, लेकिन उससे कबल उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे किए हैं। आपने देखा है 6 अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज ने इसराइल के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम किए हैं। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। आपको पता है इसराइल को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं न्यूक्लियर डील के ऊपर, और इसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें क्या कहते हैं अरब कंट्रीज को भी। ठीक। तो ये जो न्यूक्लियर डील अमेरिका ने अब एक दोबारा नए सिरे से शुरू किया है और मुज़ाकरात किए हैं ब्रसल्स के अंदर जो हुए हैं, आपको पता है अमेरिका और ईरान के डायरेक्ट हुए हैं। तो अब पिछली बार जब हुए थे तो उसके ऊपर ईरान को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, लेकिन अब डायरेक्टली जो ईरान से उन्होंने बात कर ली है सऊदी अरेबिया ने, तो इसमें वो जो अरब तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करने के अंदर मदद मिलेगी। तो इस तरह ये एक्चुअली आप
उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लें, इसे अपने ऊपर ना लेने की कोशिश करें। हमने अपने बायलैटरल ताल्लुकात, हमारे को ज़रूर ये मालूम करने की ज़रूरत थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उनकी क्या नौइयत है, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अभी सूरत हाल बस इतनी है, इससे आगे हमें जैसे जैसे मालूमात होंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत अच्छा, आखिरी पॉइंट मैं आपसे लूँगा और चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ईरान और सऊदी ताल्लुकात अपनी जगह, चूँकि तुर्की 2023 में उसकी भी जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान पहले ही चूँकि ईरान और मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर जो एक ब्लॉक बनाना चाह रहा था, उस पर सऊदीया नाराज़ हो गया था। तो पाकिस्तान अब तुर्की को भी एक साथ दोस्त रखना चाह रहा है, सऊदीया को भी रखना चाह रहे हैं, तो ये ताल्लुकात कैसे बैलेंस करेगा? देखिए, जहाँ तक तुर्की का ताल्लुक है, तुर्की तो अब खुद 2-3 दफ़ा एर्दोगान साहब जो हैं वो शहजादा सलमान और इनके फ़ोन कर चुके हैं और उनके ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात को रीबैलेंस कर लिया, उसको ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो अब पाकिस्तान के लिए वो मसला किसी किस्म का भी नहीं अराइज हो रहा कि वो जो आज से कोई 1 साल पहले वो मसला पैदा हुआ जब वो मलेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो तुर्की तो खुद ही सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात ठीक कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से भी उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, जो सऊदी अरेबिया से उनके ताल्लुकात, तो हम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल उसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारे को इस सिलसिले में कोई बहुत लंबा चौड़ा रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। असल में जो चीज़ जो हमें समझना है वो ये है कि ईरान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, जिसकी सरहदें हमसे मिलती हैं और सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो वो जो न्यूक्लियर डील के कॉन्टेक्स्ट के अंदर के अब क्या होने के लिए जा रहा है, आखिरी पॉइंट 10 सेकंड आपके पास, आप समझते हैं इस इमेज को हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं? जो मोमेंटम बना हुआ है, हमने देखा कि यूएन में वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अच्छी स्पीच की थी, लेकिन वो मोमेंटम हमने खो दिया था। कि इस मोमेंटम को आगे कैसे हमारा जो फॉरेन डिपार्टमेंट है वो कैसे आगे लेके जा सकता है? अपना ख्याल ये है कि हमारे को किसी खुशफहमी में मुब्तला होने के बजाय अपनी मईशत की तरफ सेंट्रल तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने भी कहा था कि पहले हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, मईशत को मजबूत करना चाहिए। कैप्टन साहब, आखिरी पॉइंट 10 सेकंड। ये टर्की के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया की जो पहली अंडरस्टैंडिंग थी वो अब बड़े आराम के साथ नई डेवलप हो रही है, सही होगा। 2023 का आपने जिक्र किया, 2023 में टर्की को अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान की, ताकि उनके अपने जो खोई हुई अथॉरिटी थी जो वो वापस आए, वो खोई हुई जो टेरिटरी थी वो उनको वापस मिले। सर मैं समझता हूँ आगे चैलेंजेस बड़े संगीन है, अफगानिस्तान का भी आगे बड़ा एक इशू होने वाला है, सिक्योरिटी सिचुएशन आ रही है, सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं, सी पैक के मंसूबे हैं, बड़ा कूल हेडेड पाकिस्तान को रहना पड़ेगा और अपने जो डिप्लोमेटिक कोर्स हैं उनको डीमोरलाइज नहीं करना, उनको आगे लेके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब कैप्टन रिटायर्ड अजीब सफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान को सफारती लिहाज से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा, चूँकि अब सफारतकारी जो है वो आपकी इक़्तिसादियात से जुड़ी है। आप इक़्तिसादी तौर पे जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका 50% काम जो है वो आपकी इक़्तिसादियात कर जाती हैं, आपको सफारती महाज पे कम काम करना पड़ता है। तो हमें क्योंकि सफारती महाज पे ज़्यादा काम करना होगा, फिर इक़्तिसादी लिहाज से भी हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। पाकिस्तान चूँकि कुदरती तौर पे हमारी जो अहमियत है इस खित्ते में वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से भी देखता है। लेकिन हमारी हुकूमतों को और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, पॉलिसी साज हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।